क्रॉस ड्रेसिंग डे भाग 2। माफ कीजिएगा, कहानी लिखने में वक्त लगा। पिछले भाग में आपने देखा कि मामा के यहाँ पढ़ाई पूरी करके शुभम अपने परिवार के साथ रहने आता है। उसी साल उसे पता चलता है कि उसका परिवार एक अजीब दिन मनाता है। उसके लिए सभी नया था, तो वो भी अपने परिवार के साथ वो दिन अपनी बहन नेहा के कपड़े पहनकर मनाता है। उसी दिन दोपहर को उसे जॉब के लिए सिलेक्शन का कॉल आता है। सभी खुशी से रात का खाना बाहर से मंगाते हैं। अभी दिन खत्म ही होने जा रहा था। घर वालों के कहने के अनुसार शुभम ने पूरा दिन अपनी बहन की कपड़ों में गुजारा और घर की कामों में भी मदद की। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आगे कहानी आपको पसंद आएगी। जैसे दिन खत्म हुआ वैसे मैं अपनी रूम में चला गया। तुरंत सारे कपड़े उतारे। ब्रा के हुक पीछे की तरफ होने के कारण मुझसे वो नहीं हो रहा था, तो तुरंत मैंने दरवाज़ा खोलकर दीदी को आवाज़ लगाई, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा माँ मेरी रूम की तरफ आ रही थी। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है? माँ देखो ना, ये खुल नहीं रहा, ज़रा हेल्प कर दो। अरे तूने तो सब उतार दिया। माँ अभी भी वही गेटअप में थी। क्या हुआ माँ, अभी नहीं उतारने थे क्या? कुछ नहीं, ठीक है। तभी माँ ने वो ब्रा के हुक्स निकाल दिए। तभी मैंने एक गहरी सांस ली। ब्रा टाइट होने के कारण उसके पट्टे के निशान मेरी कंधों पर दिख रहे थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था। आखिरकार मैंने चैन की सांस लेकर बेड पर सो गया। पूरे दिन की थकान के कारण मुझे जल्दी नींद आ गई। बहुत दिनों बाद ऐसी नींद आई। सुबह मेरी नींद जल्दी खुली। मैं कमरे के बाहर आया, देखा तो माँ ने रसोई का नियंत्रण लिया हुआ था, और तभी मैंने देखा कि पिताजी नहाने जा रहे थे। उन्होंने अभी भी साड़ी ही पहनी हुई थी। मैंने माँ से पूछा कि पिताजी अभी भी साड़ी में क्यों हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, अभी सब ठीक है। तुम्हारे पिताजी वो सभी करते हैं जो एक औरत महसूस करती है। तो इस दिन पिताजी साड़ी पहनकर ही सोते हैं। और आपको कैसा लगता है पिताजी को साड़ी पहने देखकर? मुझे भी अच्छा लगता है उन्हें खुश देखकर, चाहे वो कैसे भी हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी औरत को नज़दीक से जानते और समझते हैं। और औरत पूरे दिन किन किन हालातों से गुजरती है वो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। इसलिए वो एक दिन पूरा तन मन से बिताते हैं। पर माँ, कल मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, तभी आपने मुझे बुला लिया। कैसा सवाल? वही, जब ही भैया साड़ी बदलने अपने कमरे में गए थे, आप दोनों टीवी देख रही थी। तभी भैया ने खुद से ही साड़ी बांधी, वो भी सटीक, और इतनी जल्दी। वो कैसे? मतलब दोनों इतनी आसानी से कैसे साड़ी संभाल लेते हैं? अरे वो एक लंबी कहानी है बेटा। कितनी लंबी मैं भी जानना चाहता हूँ। अभी नहीं, सही टाइम आने पर मैं बताऊंगी। क्या मॉम, तुम भी ना? ऐसा सस्पेंस मुझे पसंद नहीं। अरे ऐसा मत कहो, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मेरे घर में कुछ ऐसा चल रहा था जो मुझे कोई बताना नहीं चाहता था। मैं बाद में उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी नई जॉब भी लगी थी और 2 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग जो थी। फिर मैंने खुद के लिए 4-5 जोड़ी फॉर्मल कपड़े खरीदे और घर आके आराम किया। शाम को नीलिमा भाभी चाय लेके आई। अरे देवर जी उठो, शाम हो गई। रात तक सोने का इरादा है क्या? भाभी की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए उठ गया। अरे भाभी, आप कब आई? मुझे इस दुनिया में आके 28 साल हो चुके हैं। चलो उठो और जल्दी से चाय पिलो। भाभी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? एक क्या, 2 बातें पूछो देवर जी। भाभी जी प्लीज, ये देवर कह के मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे देवर को देवर नहीं तो क्या बुलाऊं? एक ही तो देवर है मेरा। फिर मैंने थोड़ा उदास चेहरा बनाया। ये भाभी ना मेरे मजे ले रही थी। अरे ऐसे रूठो मत, ठीक है शुभम जी, पूछो जो पूछना है। अब तो ठीक है ना? जी, मैं यह जानना चाहता था कि भैया कब से ऐसे साड़ी पहन रहे हैं। मेरा मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था साड़ी संभालना उनके बाएं हाथ का खेल है। इसलिए तो मैं नेहा से कह रही थी कि तुम्हें भी साड़ी पहननी चाहिए थी।
भाभी मेरा सवाल तो वो नहीं है। भैया की जब साड़ी भीगी थी तभी उन्होंने खुद से ही दूसरी साड़ी पहनी, वो भी इतने जल्दी। अरे उन्हें आदत जो हुई है। ये कहकर भाभी ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और वो से निकल गई। मैं अब परेशान हो चुका था, शायद कोई मुझे बताना नहीं चाहता था कि घर में क्या चल रहा है। मैंने भी अभी इसका जवाब ढूंढना बंद किया और अपने काम से काम रखा। फिर 2 दिन बाद मेरा जॉब का पहला दिन आ गया। पहले दिन मैंने नेहा की स्कूटी से चला गया। 30 लोगों का बैच था, उनमें से आधे लड़के को बाकी लड़कियां थी। ज्यादातर पीछे की जगह पैक हो गई थी। मेरे पास अब आगे बैठने के अलावा कोई पर्याय नहीं था। फिर मैं आगे गया, वो एक लड़की बैठी थी, फिर मैंने उसकी अनुमति ली। मैं आई सीट हियर। उसने कुछ कहा नहीं, बस गर्दन हिलाकर हाँ कर दिया। मैं आगे अकेला लड़का बैठा हुआ था, बाकी सारी लड़कियां ही थी। फिर वहाँ एक मैडम दाखिल हुई, उन्होंने हमारा स्वागत किया और कहा कि 30 दिन की ट्रेनिंग होगी। आज का पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे चला गया। उस लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा, ना मैंने उससे कुछ पूछा। समय होने के बाद हमें जल्दी छोड़ दिया और कहा कि कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। फिर मैं घर आ गया। घर आते ही माँ ने मुझे पानी पिलाया और आज का दिन कैसा गया पूछने लगी। मैंने भी कहा कि आज कुछ खास नहीं हुआ, कल से ट्रेनिंग है। अगला दिन आया, फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आज मैं जल्दी गया था और पीछे की जगह पकड़ी तो थोड़ी देर बाद उस जगह बैठा लड़का आया और मुझसे कहा, हेलो, कल जहाँ बैठा था वही जाकर बैठ जा। मैं झगड़ना नहीं चाहता था, इसलिए फिर से वही उसी जगह जाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। मैडम ने कहा कि देखो अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो मैं जैसे कहूंगी वैसे पटापट लिख लेना। जैसे मैडम कहती वैसे मैं नोट्स लिखते गया। मेरी लिखने की गति अच्छी थी, पर मैंने देखा कि वो लड़की थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर में लंच ब्रेक हुआ, फिर उस लड़की ने मुझे आवाज दी, क्या आपने सारे नोट्स लिखे हैं? उसकी शब्दों में सम्मान था। मैं भी कहा, हाँ लिखे हैं। क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं? हाँ, पर पहले लंच करते हैं फिर लिख लेना। वो नहीं मानी तो मैंने अपनी बुक उसे देकर लंच करने गया। लंच के बाद मैं 10 मिनट टहल कर आया। देखा वो अभी भी नोट्स लिख रही थी। हेलो, आपने खाना खाया? मैंने इंसानियत के नाते पूछा। उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और बुक मुझे देकर थैंक यू कहा। यू आर वेलकम। हाय, माई सेल्फ शुभम। हेलो, मेरा नाम रेशमा। ओह नाइस नेम, आपका भी अच्छा है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वैसे रेशमा के बात करने के तरीके से उसका स्वभाव का अंदाजा लगाया। दिखने में भी अच्छी थी, बस थोड़ी अकेली अकेली सी थी। अब तक कोई लड़की उससे बात करने नहीं आई, ना मैंने किसी के साथ की। दिन बीतने लगे, मैं पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मैडम ने सिखाई हर बात जल्दी सीख रहा था। और रेशमा को भी समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ रही थी। उसे भी मेरे साथ अब अच्छा लगने लगा। पता नहीं क्यों, पर रेशमा बाकी लड़कियों से अलग थी। बाकी लड़कियां जीन्स टॉप पहनकर आती थी, पर रेशमा को मैंने एक भी दिन ऐसे नहीं देखा। हर दिन वो पंजाबी ड्रेस पहनकर आया करती थी। धीरे धीरे सभी एक दूसरे को जान रहे थे। मैं आगे होने के कारण ज्यादातर लड़कियों को मैं जान गया था, पर रेशमा जितना नहीं। फिर आगे हमें 2-2 का ग्रुप बनाने के लिए कहा गया और बैच में सिर्फ 14 लड़कियां थी। सारी लड़कियों ने ग्रुप बना लिए। एक लड़की बची थी, वो रेशमा के पास आई, पर रेशमा ने उसे मना किया। रेशमा ने मेरे साथ ग्रुप बनाने का सोचा, मैंने भी मना नहीं किया। फिर उस लड़की को एक लड़के के साथ जाना पड़ा। ट्रेनिंग चलती रही और हमारी बातें भी। और फिर एक दिन लंच करते वक्त मैंने रेशमा से पूछा कि तुम्ही फैमिली में कौन कौन है? वो सवाल पूछते हूँ उसका चेहरे से खुशी जैसे गायब ही हो गई। थोड़ी देर लेकर उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ और मैं एक अनाथालय में रहती हूँ।
वो जो कुछ है वही मेरी दुनिया और वही मेरी फैमिली है। उसकी इस बात ने मुझे भावुक कर दिया। मैं उसके लिए रेशमा से माफी मांगी। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? वैसे आपके फैमिली में कौन कौन है? उसका मूड उसने तुरंत बदल लिया। मेरी फैमिली में मेरी माँ, पिताजी, बड़े भैया, भाभी, मेरी बड़ी बहन और मैं। वाह, अच्छी फैमिली है आपकी। तभी देखा कि देर हो रही थी तो हम तुरंत वो से निकल गए। ऐसे ही बातों बातों में हम दोनों करीब आ रहे थे। पूरे ट्रेनिंग के दौरान रेशमा ने एक भी सहेली नहीं बनाई। बस हम दोनों ही एक दूसरे से बातें करते रहे। वैसे रेशमा अनाथ होने के कारण भी पढ़ाई पूरी की। वो खुद के पैरों पर खड़े होना चाहती थी। मैं भी उसकी जितनी हो सके उतनी मदद करता था। देखते ही देखते हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। अब हम दोनों अलग हो गए, पर लंच के वक्त हम कैंटीन में मिला करते थे। हमारी पहली सैलरी हमें मिल गई जिसकी खुशी सभी हो हुई। कोई कह रहा था कि मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, कोई अपनी माँ को देगा, कोई पार्टी करना चाहता था। पर मेरे दिमाग में एक आइडिया थी। मैंने घर जाते वक्त एक साड़ी की दुकान में गया और माँ के लिए अच्छी सी साड़ी खरीदी और घर जाकर मैंने माँ को दे दी। तभी नेहा दीदी वहाँ आई। वो भी चाहती थी कि उसे भी कुछ मिले तो मैंने उसे उसके बदले पैसे दे दिए। तभी माँ ने उसे डांट दिया। अरे कुछ तो शर्म करो नेहा, उसकी पहली पगार है, उसे खुद के लिए कुछ लेने दो, वैसे तुझे क्या कमी है? तभी मैंने माँ को शांत किया। माँ क्या हुआ, जरा आराम से हैं तो मेरी ही बहन ना। तो क्या हुआ, आज मैं भी खुश हूँ। मुझे आपको और एक बात बतानी है। वो क्या है? माँ, मुझे एक लड़की अच्छी लगने लगी है। क्या बात कर रहा है शुभम? नेहा दीदी बोली। कौन है वो बेटा, कहाँ रहती है? हाँ माँ रुको जरा, पर एक दिक्कत है। क्या? कि वो अनाथ है। वो एक अनाथालय में रहती है। पर माँ वो दिल की बहुत अच्छी है। क्या तूने उससे कहा कि तू उससे प्यार करता है? नहीं माँ, अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ट्रेनिंग में उसके साथ बातें की थी बस। ठीक है, फिर मुझे जरा पता बताना कौन से अनाथालय में रहती है। अभी नहीं माँ, जरा रुको तो। जैसे तू कहे। हाँ चलो, अब मुझे थोड़ा आराम करना है। एक दिन रात को मुझे प्यास लगी। वो दिन शनिवार था। मैं पानी लेने रूम के बाहर आया, देखा तो भैया के रूम की लाइट चालू थी। मैं धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे के पास चला गया और फिर मैंने अपना कान दरवाजे पर लगाया तो सुना तो मैं हैरान हो गया। कमरे से पायल और चूड़ियों की आवाज आ रही थी। इतनी रात को ढेर सारी चूड़ियां भाभी भी नहीं पहनती। शायद मेरा शक सही था कि भैया क्रॉस ड्रेसिंग दिन के अलावा भी साड़ी पहनते हैं। भाभी भी उस दिन कह गई थी कि उनको आदत जो है। क्या भैया को साड़ी पहनना पसंद है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं कमरे में जाकर सो गया। जॉब लगने के बाद वक्त ऐसे तेजी से बीतने लगा, कब 4 से 5 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। रेशमा अब धीरे धीरे मुझे स्पर्श भी करने लगी थी। मैं भी उसे बहुत चाहता था पर कभी उसे बताया नहीं। घर पर सभी लोगों ने रेशमा की तस्वीर देखी थी और सभी को पसंद आई। एक दिन मैंने रेशमा को खाने के लिए घर पर आमंत्रित किया। उसने कहा कि मैं माँ से पूछकर बताती हूँ। तो अगले दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ भी साथ में आएगी। मैंने भी ठीक है कहा। तो आने वाले रविवार को मैंने घर वालों से कहकर सारा इंतजाम करने के लिए कहा। संडे को मैं जल्दी उठ गया, छुट्टी का दिन था, पर आज रेशमा घर आने वाली थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर नहा धोकर नाश्ता किया और मैंने रेशमा को कॉल लगाया। हेलो रेशमा, कहाँ हो? एड्रेस है ना तुम्हारे पास? हाँ बस निकल ही रहे हैं, ज्यादा बात नहीं हुई। तभी भाभी वो आई। अरे वाह देवर जी, आज इतने जल्दी उठ गए, कुछ खास है क्या आज? भाभी वो रेशमा आने वाली है, दोपहर को खाने पे लिए बुलाया है। अरे तुम अब बता रहे हो और माँ जी ने भी मुझे बताया नहीं। माफ करना भाभी, जल्दी जल्दी में भूल गया रहूंगा। कोई बात नहीं,
आज मैं अच्छी सी साड़ी पहनती हूँ, मेहमान जो आने वाले हैं। भाभी बस मौका ढूंढते रहती हैं नई नई साड़ियाँ पहनने के लिए। एक काम करो, आप भी अच्छी सी साड़ी पहनो, रेशमा को अच्छा लगेगा। तभी मैं प्यार से गुस्सा होकर सोफे से उठ गया तो भाभी भागती हुई अपने कमरे में गई। मेरी भाभी पता नहीं ऐसे क्यों करती हैं। लगता है एक दिन वो मुझे साड़ी पहनाकर ही मानेगी। मुझे कोई शौक नहीं था साड़ी पहनने का। मैं भी क्या सोचने लग गया। तभी मैंने रसोई में जाके देखा, माँ ने सब कुछ बना लिया था। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो वो रेशमा थी और मैं और माँ दोनों उन दोनों का स्वागत किया। रेशमा घर में आते ही यहाँ वो नजर घुमाई और बिना आवाज करे वाव कहा। माँ ने उन्हें बैठने के लिए कहा, पानी दिया, फिर बातें शुरू हो गई। माँ ने कहा, शुभम बेटा जाओ रेशमा को अपना कमरा दिखाओ। रेशमा को लेकर मैं अपने कमरे की ओर निकल पड़े। शुभम जी आपका घर तो काफी बड़ा है। हाँ रेशमा काफी बड़ा है, पिताजी ने मेहनत करके जो बनाया है। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? वो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मेरी पढ़ाई मेरे मामा के यहाँ हुई थी, मैं भी इसी साल से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मतलब बचपन से आप माँ पिताजी से अलग रहते थे? हाँ 10 साल तक साथ में थे। कुछ कारण से मुझे मामा के यहाँ स्कूल में डाला, पर छुट्टियों में यही रहता था। आपकी फैमिली अच्छी है पर कोई दिख नहीं रहा। आज संडे है ना, तो सब आराम कर रहे होंगे। हमारी ऐसे ही बातें चल रही थी, पर बाहर कुछ अलग चल रहा था। रेशमा ने बताया था कि उसे बचपन से मालती आंटी ने ही संभाला है, तो वो उसे ही माँ मानती हैं। फिर खाना खाने का वक्त हो गया। भाभी, दीदी सभी ने साथ में खाना खाया। बस पिताजी और भैया वहाँ नहीं थे। यहाँ वहाँ की बातें हुई और थोड़ी देर बाद मालती आंटी और रेशमा निकल गए। रात को माँ मेरे कमरे में आई और मुझे सहलाते हुए पूछा, क्या तुम रेशमा से प्यार करते हो? आप ऐसे क्यों पूछ रही हो माँ? बस ऐसे ही मुझे जानना था, इसलिए मुझे वो अच्छी लगी। हाँ माँ मैं प्यार करता हूँ। अब तक मैंने उसे नहीं बताया। ठीक है फिर अगले दिन हम दोनों जब लंच ब्रेक में मिले तभी दोनों ने एक दूसरे से कल के बारे में बातें की। मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर किसी ना किसी दिन यह होना ही था। मैंने रेशमा का हाथ पकड़ा और उसके नजदीक जाकर उसकी कान में धीरे से कहा, रेशमा विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? और उसने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। और वो सुनकर मेरी खुशी दुगनी हो गई और मेरी आंखें से खुशी के आंसू आने लगे। आज जो कुछ भी हुआ सब अविस्मरणीय था। मेरी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। हेलो शुभम, क्या हुआ, कुछ कहते क्यों नहीं? मैं मानो खो गया था और रेशमा ने मुझे जगा दिया। फिर मैंने रेशमा का हाथ लेकर उसके हाथ पर चुम लिया, जिसकी वजह से वो शर्माने लगी। एक लड़की शर्माते हुए कितनी खूबसूरत दिखती है वो आज मैंने देख लिया। हमारी दोनों माँ भी शायद यही चाहती थी। तो अगले संडे को मैं माँ को लेकर रेशमा के यहाँ गया। मैंने वहाँ उनका अनाथालय देखा। यहाँ बच्चे बुजुर्ग सभी थे। अनाथालय का कुछ काम रेशमा भी किया करती थी, पर मालती आंटी भी चाहती थी कि रेशमा की शादी हो और उसका घर बस जाए। माँ और मालती आंटी को हम दोनों से सभी बता दिया था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर शादी की बात अब तक किसी ने नहीं निकाली थी। फिर हम थोड़ी देर में घर आ गए। थोड़े दिन बाद मैं पंडित को देखा था। माँ पिताजी उनसे कुछ बातें कर रहे थे। मैंने पंडित जी जाने के बाद माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे शादी की बात चल रही थी। इस साल कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है? ठीक है माँ, इतनी भी जल्दी नहीं है, अगले साल देखते हैं। रेशमा के साथ कॉल पर देर रातों बातें होने लगी। हम धीरे धीरे एक दूसरे की पसंद जानने लगे। साल खत्म होने आ रहा था और कंपनी ने सभी एम्प्लॉय को बताया कि 2 दिन बाद साड़ी एंड टाई डे है। सभी एम्प्लॉय खुश हो गए और चिल्लाने लगे। मन ही मन में भी खुश था, क्योंकि रेशमा को साड़ी में देखने का मौका जो मिलेगा।
घर जाते समय रेशमा ने मुझे कहा कि मुझे साड़ी संभालनी नहीं आती और पता नहीं कि मैं ये कैसे करूंगी। अरे कोई नहीं, तुम आसानी से कर लोगी। एक काम करो, 2 दिन है तुम्हारे पास तो प्रैक्टिस कर लो। हाँ ये सही है, ऐसा ही करती हूँ। और मेरे पास अच्छी साड़ी भी नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ। फिर रेशमा को लेकर मैं साड़ी की दुकान में चला गया। फिर हम दोनों ने मिलके उसके लिए एक साड़ी चुनी। दोनों को पसंद आई। साड़ी तो ले ली, अब इसका ब्लाउज इतनी जल्दी कहाँ से सिलवा के मिलेगा, इसका भी जवाब मेरे पास था। फिर हम दोनों स्कूटी पर बैठकर मेरे घर आए। अरे ये हम तो आपके घर आ गए, तुम चलो मेरे साथ। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, माँ ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अरे शुभम, इतनी देर से कहाँ थे। माँ ने शायद रेशमा को देर से देखा। अरे रेशमा बेटा, तुम यहाँ। मैंने माँ को सब बता दिया। नेहा दीदी कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। उसके बाद मैं रेशमा को नेहा दीदी के पास लेके गया। दीदी को सारी बात बताई और अर्जेंट एक ब्लाउज सिलाने के लिए कहा। दीदी बोली ठीक है, हो जाएगा। अब जाएगा बाहर, मुझे इसका नाप लेना है। फिर दीदी ने नाप लिया और कहा हो जाएगा, पर मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तुम जो बोलो। देख बेटा, एक बार सोच ले। हाँ दीदी बोलो क्या चाहिए, अभी ला के देता हूँ। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। उसके बाद में रेशमा को उसके घर छोड़ कर आया। दीदी और भाभी कुछ बातें कर रही थी, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। दीदी ने पूरी रात जागकर ब्लाउज रेडी कर दिया। मैं भी सरप्राइज हुआ। फिर वो ब्लाउज और साड़ी मैंने ऑफिस जाते वक्त अपनी बैग में रखी और छूटने के बाद रेशमा को दे दी। आपकी दीदी ने ब्लाउज सिला भी दिया? हाँ रेशमा, वो इन सब में एक्सपर्ट जो हैं। नेहा दीदी तो कमाल है। साड़ी और टाई डे के दिन में ऑफिस जल्दी चला गया। मुझे रेशमा को जो देखना था, मैं गेट पर उसका इंतजार किया और 10 मिनट में वो आ गई। हे भगवान, कितनी सुंदर दिख रही थी वो। लाल रंग की साड़ी, खुले बाल और हल्का सा मेकअप, जैसे को नजदीक आई। ओह वाओ रेशमा, यू लुक आउटस्टैंडिंग। थैंक्स शुभम जी। फिर उस दिन ज्यादा काम भी नहीं था, सारे लोग बाद में एंजॉय कर रहे थे। हमने भी खूब मजे किए। घर आने के बाद दीदी मेरे पास आई। मुझे 5,000 चाहिए, मैंने तुरंत उसे दे भी दिए। कहा कि मेरे लिए सरप्राइज है। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि क्या सरप्राइज है, क्योंकि 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन था। मैं ज्यादा नहीं सोचा, पर मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है। मैंने रेशमा को भी बता दिया कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। बल्कि उस दिन संडे था तो ऑफिस को छुट्टी थी। रेशमा भी उत्सुक थी। 2 दिन बचे थे मेरे जन्मदिन को, तभी दीदी मेरे पास आई। शुभम, मैंने तेरे लिए कुछ लाया है इस जन्मदिन पर। मैं मन ही मन खुश हो गया। मैं देखने के लिए आतुर था। नेहा दीदी मुझे लेकर उसके कमरे में ले गई और उसके बिस्तर पर से चादर हटाई और जोर से कहा, सरप्राइज। वो देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई। दीदी ये सब क्या है? क्या मतलब, दिख नहीं रहा साड़ी है? हाँ वो तो है, पर इसका मतलब क्या है? तूने मुझसे कहा था कि तू मेरे लिए कुछ भी करेगा। जिस दिन रेशमा के लिए ब्लाउज सिलवाने लाए थे, हाँ कहा था, पर मुझे क्या पता को आप ये सब करोगी। देख भाई, अब वादा वादा होता है, निभाना तो पड़ेगा। कितनी सुंदर साड़ी है, देखो तुझ पर सूट करेगी। और तेरे लिए तो ब्लाउज फ्री में सिलवाऊंगी। यार रेशमा भी आने वाली है उस दिन। फिर मैंने सोचा कि रेशमा के साथ बाहर ही सेलिब्रेट करूंगा। ठीक है, पर मैं दोपहर में बाहर रहूंगा। ये सब भाभी का आइडिया रहेगा ना? नहीं तो क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? फिर दीदी ने मेरा नाप लिया। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। दीदी आपने मुझे फंसाया है। देखिए, कभी ना कभी होना ही था। कभी ना कभी मतलब? देख, तुझे अब पता है कि हम साल में एक दिन क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, और कितने साल तू सिर्फ ड्रेस पहनेगा। कभी ना कभी तो साड़ी पहननी ही है। तो क्यों नहीं अभी से आदत डाल देते? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साड़ी में ऐसी क्या खास बात है जो सभी मेरे पीछे पड़े थे। इसी सोच में मेरी रात की नींद भी खराब हो रही थी।
अजीब अजीब ख्याल मन में आ रहे थे। जन्मदिन के दिन सुबह रेशमा का मैसेज देखा। मैंने उसे थैंक्स करके मैसेज किया। सुबह नहाकर मैंने भगवान को प्रणाम किया और माँ पिताजी का आशीर्वाद लिया। फिर 11 बजे मैं रेशमा के यहाँ गया और उसे लेकर मैं मॉल चले गए। वो छोटा सा केक काटा, खाना खाया और मूवी देखी। दीदी ने मुझे 3 बजे तक घर आने के लिए कहा था। मूवी होने के बाद मैंने रेशमा को घर ड्रॉप किया। मैंने उससे शाम की जिक्र नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे ऐसे साड़ी पहने देखे। फिर मैं घर चला आया। घर आते ही देखा कि दीदी सोफे पर बैठी थी, जैसे मेरा ही इंतजार हो रहा था। दीदी ने कहा, अब मैं जो कुछ भी करूंगी तुझे वो सब करना पड़ेगा। नेहा दीदी, कितने लोगों को पता है कि आज मैं साड़ी पहनने वाला हूँ? सभी को पता है। मेरे अलावा और कौन कौन साड़ी पहनने वाला है? पहनने वाला नहीं, बुद्धू पहनने वाली हैं घर की सभी औरतें। हाँ, अब चल कपड़े उतार। अब कपड़े क्यों उतारने हैं? तेरी वैक्सिंग करनी है। मैंने कहा था न, अब कोई सवाल नहीं। तूने वादा किया था, अब निभाना तो पड़ेगा। मेरे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था। अब दीदी के सामने मैं शॉर्ट्स में था। चल अब सो जा यहाँ, लगता है आज मरवा के ही मानेगी। जिंदगी में कभी वैक्सिंग नहीं की थी। जैसे दीदी ने क्रीम लगाई वो थोड़ी गर्म थी, कर फिर स्ट्रिप लगाकर जोर से खींची। मैंने जोर से चिल्लाया, उई माँ। दीदी जरा आराम से, दर्द हो रहा है। किसने तो कहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता? कौन है वो? उसे मेरे पास लेके आओ, देखो ये लाल लाल हो गया है। दीदी नहीं रुकी, उसने तुरंत दूसरी जगह लगाई तो खींची। मैं दर्द के मारे चीख रहा था। आधे घंटे तक यही सिलसिला चल रहा था। आखिरकार सब हो गया, मेरी पूरी स्किन लाल हो गई। दीदी ने मुझे अब नहाने को कहा और नहाने के बाद एक क्रीम लगाने दे दी। अब मेरी स्किन मुलायम हो गई थी, शरीर पर एक भी बाल नहीं दिख रहा था। चलते वक्त भी कुछ अलग हटके महसूस हो रहा था। नहाने के बाद मैंने बदन को सुखाया और वो क्रीम लगाई, तभी वो लाल निशान कम होने लगे। फिर मैंने शॉर्ट्स चढ़ाई, जब वो पहनी तभी तो घर्षण पैदा हुआ, उसकी वजह से शरीर में कट जैसा लगा। वो सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर दीदी ने फिर से बुलाया, चल अब आगे की तैयारी करते हैं। फिर दीदी ने कहा कि आज तुम्हारी वो वाली इनर नहीं चलेगा, तुम्हें ये वाली पहननी पड़ेगी। मैंने देखा कि कितनी छोटी थी वो इनरवेयर। मैंने कहा कि मैंने ये आपके सामने पहनकर नहीं रह सकता, एक काम करो, फिर उसके बाद ये पेटीकोट अपनी कमर पर बांध लेना। ठीक है। मैंने वो पैंटी पहनकर उस पर वो पेटीकोट पहना। वो पेटीकोट चमकीला लग रहा था और उसके घर्षण से तो मुझे कट लग रहे थे। उसकी वजह से मैंने अपने प्राइवेट पार्ट का नियंत्रण खो दिया और अपनी कमरे में भाग गया। दीदी भी मेरे पीछे पीछे आई। अरे शुभम, क्या हुआ? ऐसे भाग क्यों गए? अब मैं उसे कैसे बताऊं कि क्या हुआ? लगभग 10 मिनट लगे उसे नियंत्रण में लाने। ऐसे तैसे करके मैंने उसे कंट्रोल किया और दीदी को बिना बताए मैंने उस पर अपनी इनर पहनी और दरवाजा खोला। क्या हुआ था? कुछ नहीं, चलो अब। उसके बाद दीदी ने मेरे हाथ और पैरों को नेल पॉलिश लगाई। दीदी, ये कौन सा कपड़ा है? मेरा मतलब किस प्रकार का? अरे इसे सतीन कहते हैं। मस्त है ना? हाँ बढ़िया है, कुछ अलग ही लग रहा है। चल यहाँ बैठ जा, मैं मेकअप करना शुरू करती हूँ। करीबन 1 घंटे में दीदी ने मेरा मेकअप और विग लगाकर तैयार किया, बस साड़ी पहननी बाकी थी। मैं खुद को आईने में देखने जा रहा था तो दीदी ने रोक लिया। अभी नहीं शुभम, चल अब यहाँ खड़े रह। दीदी ने मुझे ब्रा पहनाई और उसने कुछ कपड़े डालकर उभर बनाया और वो हंसने लगी। मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर दीदी ने ब्लाउज लिया और उसने अपने हाथ डाले और सामने से हुक लगाकर बंद कर दिया। एक औरत को क्या क्या करना पड़ता है वो अब समझ में आ रहा है। मर्दों को क्या, 5 मिनट में पैंट शर्ट पहना, 2 मिनट में बाल बनाए, क्रीम लगाया, 10 मिनट में रेडी। पर औरतों के मामले में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। दीदी ने साड़ी उठाई और मुझे पहनाना शुरू किया।
लगभग 10 मिनट में उसने मुझे साड़ी पहना दी और कुछ कंधे पर पिन लगाई। और दीदी ने एक चैन की सांस ली और कहा, ऑलमोस्ट रेडी। तभी मैं आईने की ओर बढ़ा। इस बार दीदी ने नहीं रोका। जैसे मैंने आईने में देखा, ओह माय गॉड, इस धीस मी, क्या ये मैं हूँ? वाह, मुझे तो खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आईने में एक सुंदर साड़ी पहनी लड़की मुझे दिख रही थी। मैंने 1-2 पोज किए। ओए होए, लड़की किरदार में आने भी लगी। तभी मैंने शर्माते हुए अपना सर नीचे किया। आह, क्या ये तेरा शर्माना मेरे दिल को छू गया। आजा, पूरी तो रेडी हो जा। अब और क्या बचा है? चूड़ियाँ, पायल, जेवर। दीदी ने कहा, अब थोड़ी देर बैठ था, मैं भी रेडी होती हूँ। देखा कि अब 6:30 बज चुके थे। मेरी मन में चल रहा था कि काश आज पिताजी और भैया भी मेरे साथ साड़ी पहने होते। दीदी आधे घंटे में मेरे रूम से तैयार होकर आई। तब तक मैं यही बैठा हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रुक, मैं आती हूँ, शायद केक आया रहेगा। ठीक है दी। थोड़ी देर बाद दीदी आई और पूछा, बाहर चले? ठीक है, चलिए। फिर दीदी ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के सामने मेरी माँ, भाभी और एक और व्यक्ति थी जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो थी रेशमा। जो मैं नहीं चाहता था, आखिरकार वही हो गया। फिर सब लोग मुझे पकड़कर हॉल में लेके गए। आज मेरा यादगार जन्मदिन होने वाला था। मेरी रेशमा की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो अब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? फिर सभी होने के कारण कुछ बातें नहीं हो पा रही थी। भैया और पिताजी हॉल में इंतजार कर रहे थे। दीदी ने मुझसे कहा था कि साड़ी में चलते वक्त छोटे छोटे कदम लो। मैं वैसे ही कर रहा था। भाभी भी खुश दिख रही थी, आखिरकार उन्हें भी मुझे साड़ी पहने जो देख रहा था। चलते वक्त मेरी पायल छम छम आवाज कर रही थी। फिर मुझे टेबल के सामने खड़ा किया और केक लाया गया। मैं केक पर पढ़ा कि उस पर शुभ ही लिखा था। सभी गाना शुरू किए और मैंने यहाँ केक काटा। सभी ने पहला मौका रेशमा को दिया और रेशमा ने मुझे केक खिलाया और कहा, हैप्पी बर्थडे शुभी एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल। फिर एक एक करके सभी ने मुझे केक खिलाया। पता नहीं, पर मुझे साड़ी पहनकर उतना मुश्किल नहीं लगा, पर एक दिन के लिए ठीक है। चमकीली साड़ी मुझ पर सच में जच रही थी। रेशमा ने भी मेरी बहुत तारीफ की। तभी रेशमा को लेकर मैं बाजू में गया। अरे रेशमा, तुम यहाँ कैसे? पहले आप कहो कि आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। यार, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे ऐसे देखो। मुझे अजीब लग रहा था। अच्छा हुआ नेहा दीदी ने मुझे सब बता दिया और मुझे यहाँ आने के लिए कहा, नहीं तो मुझे आपका ये रूप फिर कभी देखने को नहीं मिलता। तो बताओ, कैसे दिख रहा हूँ मैं? दिख रहा नहीं, दिख रही हो एकदम परफेक्ट मॉडल जैसे। लगता है आपने भी 2 दिन साड़ी में रहने की प्रैक्टिस की है। अरे नहीं रेशमा, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आपके दीदी ने कहा था कि इसके पहले भी आपने लड़कियों के कपड़े पहने हैं। उन्होंने तो मुझे अनारकली सूट में फोटो भी दिखाई। मुझे मन ही मन नेहा दीदी पर अब गुस्सा आ रहा था। अरे वो भी मुझे ब्लैकमेल करके पहनाई थी। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी, पर आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। सही समय आने पे बताऊंगा। अब तो ठीक है ना? हाँ चलो, अब डांस करते हैं। नहीं बाबा, में और डांस। इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, ठुमके तो बनते हैं। थोड़ा नाच गाना हुआ और खाना खाया। अब सब थके हुए थे, मैं भी पूरा थक गया था ये साड़ी में रहकर। माँ ने भैया को रेशमा को घर ड्रॉप करने कहा और फिर मैंने दीदी से कहा, अब तो उतार सकता हूँ ना साड़ी? देवर जी, एक दिन साड़ी पहन कर सो के देखो कैसे लगता है। ये भाभी भी ना हर बार कुछ नया लेकर आती हैं। माँ ने फिर कहा कि उतार दे, जा उसकी मदद कर नेहा। फिर मैं अपनी रूम में जाकर नेहा की हेल्प से सब कुछ उतार दिया। ब्रा टाइट होने की वजह से मेरे कंधे पर पट्टियों के निशान आए थे। सब होने के बाद मैंने दीदी से कहा, अब तो खुश हो ना आप? दीदी ने जाते वक्त कहा कि नहीं बेटा, अभी तो बस शुरुआत है।